इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करें। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य इसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में बिहार की वोटर लिस्ट में पकड़ी गई वोट चोरी की, आरएसएस पर बोलकर फंसे पीएम की, देखेंगे सोने की बढ़ती कीमतों पर कैसे गिरी मोदी सरकार, उत्तराखंड में पत्रकार की कैसे गई जान, देखेंगे बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मचे घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकाली दल छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनिल जोशी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में पार्टी के लिए सदस्यता। भाजपा से अकाली दल में आए थे जोशी। रेपो रेट में आरबीआई ने नहीं किया बदलाव, 5.5% को रखा बरकरार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला, कहा महाराष्ट्र सरकार को किसानों की जगह क्रिकेट की चिंता, जिन लोगों ने देखा इंडिया पाक क्रिकेट मैच वो देशद्रोही। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 715 अंकों की बढ़त के साथ 80,983 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 225 की बढ़त के साथ 24,836 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट सामने आने के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि 47 लाख नाम कैसे काट दिए गए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट बढ़ने की जगह कम हो गए। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अब चुनाव आयोग को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में वोटिंग लिस्ट सामने आने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। फाइनल वोटिंग लिस्ट में 7,42,00,000 वोटर हैं, जबकि एसआईआर से पहले बिहार की मतदाता सूची में वोटरों की संख्या 7,89,00,000 थी। वोटर लिस्ट आने के बाद से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दावा किया कि कई परिवारों में पुरुष सदस्यों के नाम काट दिए गए, जबकि महिला सदस्य सूची में मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट दी गई है वो मशीन रीडेबल नहीं है। अगर डेटा मशीन रीडेबल होता तो डबल एंट्री, एपिक नंबर के आधार पर जोड़ घटाव और 100 साल से अधिक उम्र वालों के नाम की छटनी करना आसान होता। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट त्योहारों के समय पर जारी की गई है। इस समय बीएलएज और कार्यकर्ता त्योहारों में व्यस्त हैं। जल्द ही चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। इतने कम समय में डेटा की जांच और आपत्तियां दाखिल करना कठिन है। 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने दोबारा जोड़े गए। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो पूरी वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा एसआईआर में पहले बिहार में 7,89,00,000 मतदाता थे, अब 7,41,90,000 मतदाता हैं। मतलब बिहार में भी 47 लाख मतदाता घट गए। बिहार की कुल वयस्क आबादी 8.25 करोड़ है, मतदाता 7.5 करोड़ भी नहीं है। 83 लाख वयस्क आबादी, मतदाता क्यों नहीं है, ज्ञानेश बताओ। वोटर लिस्ट पर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक महीने में नए मतदाताओं की संख्या 16 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गई। सवाल ये है कि ये 5 लाख अतिरिक्त नाम कहां से आए। गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि डेटा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है और चुनाव आयोग की तरफ से दावे आपत्तियों के लिए सिर्फ 72 घंटे का ही समय दिया गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ एनडीए को कोई चिंता नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली की खबरें आ रही हैं, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत को लेकर विपक्ष के आरोपों को ही बल मिलता दिख रहा है। बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर भी सियासी बवाल मच गया है। दिल्ली में संघ के कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे, लेकिन संघ चीफ गायब दिखे। वहीं संघ की तारीफ करने पर कांग्रेस ने पीएम को घेर लिया। तो कैसे संघ के कार्यक्रम में मुश्किल में फंसी बीजेपी, देखिए रिपोर्ट।
आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर इसके शताब्दी समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। समारोह में पीएम ने संघ की 100 सालों की यात्रा को त्याग, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण की अद्भुत मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के शताब्दी समारोह का हिस्सा बनकर काफी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने संघ की तारीफ में कई कसीदे पढ़े। संघ की शाखाओं को लेकर पीएम ने कहा, संघ शाखा का मैदान आजादी की लड़ाई में आरएसएस के योगदान पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने लिखा, आरएसएस का कोई भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संघ ने अंग्रेजों की मदद की। उस वक्त एक नारा प्रचलित था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। इसके आगे कांग्रेस ने कहा कि आजादी के बाद आरएसएस ने संविधान को नकार कर मनुस्मृति लागू करने की जिद की थी और उनके कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की कि ऐसे संगठन के नेताओं के सत्ता में होने से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांग्रेस ने अंत में कहा कि देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है, जिसका एकमात्र काम दो धर्मों को लड़वा कर सत्ता पर कब्जा करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि संघ अपने इस शताब्दी समारोह को 1 साल तक मनाने वाला है, लेकिन इसके पहले ही दिन इसने तीखी प्रतिक्रिया दी है तो सवाल संघ पर भी उठ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर सोने की कीमतों में आई तेजी को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है सपा चीफ ने, देखिए रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सोने के बढ़ते दामों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि सोने के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़कर 1,20,000 प्रति तोला तक पहुंच रही है। बीजेपी राज में सोने के दामों का बेतहाशा बढ़ने का कारण आम जनता के बीच सोने की मांग बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका कारण महाभ्रष्ट भाजपाइयों की तरल काली कमाई को ठोस में बदलने वाला स्वर्णीकरण है। अखिलेश ने आगे कहा कि सच्चाई तो यह है कि अब गरीब आदमी अपने आशीर्वाद के तौर पर अपनों को सोने की एक लौंग तक नहीं दे सकता। सोना तो छोड़िए, अब तो चांदी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। अब भाजपाई प्रचार तंत्र ये कहेगा कि बीजेपी सरकार क्या करे। सोने के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं। अगर ये सच है तो सरकार इस बात का खुलासा करे कि दाम बढ़ने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के किस नियम और सिद्धांत के तहत दाम बढ़ रहे हैं। क्या सोने के जमाखोरों के लिए बीजेपी सरकार में किसी के पास कोई ड्रोन, दूरबीन या बुलडोजर नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं जिसे लोग लोहे का डबल इंजन समझ रहे हैं, वो भी अंदर से सोने का हो चुका है। वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। दरअसल लखनऊ जिला कारागार में बंद सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। ऐसे में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे बीजेपी सरकार बुरी तरह से गिर गई है। सपा चीफ ने बीजेपी सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल उठाए, तो क्या जवाब आया उत्तराखंड पुलिस का, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की जान जाने के संदिग्ध मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अब इस मामले में पीएम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि उनके सीने और पेट में चोट के निशान मिले हैं। उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि रिपोर्ट में शरीर पर हमले के कोई निशान नहीं मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए एसपी ने कहा कि राजीव प्रताप 18 सितंबर की रात 11:39 पर अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखे थे और उनकी कार घटनास्थल से 500 मीटर दूर मिली थी। परिवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच जारी है। दूसरी तरफ पत्रकार के परिवार और भाई आलोक प्रताप सिंह ने दावा किया है कि जिला अस्पताल की खराब स्थिति को उजागर करने वाली खबरों के बाद राजीव को रिपोर्टिंग की वीडियो हटाने और जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। एक दिन पहले ही इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट कर चिंता जताई। उन्होंने कहा था कि भाजपा राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। तो अब इस मामले की गुत्थी कब सुलझती है, ये देखना होगा। पुलिस की जांच सवालों में है, क्योंकि पत्रकार सरकार की पोल खोल रहा था। ऐसे में कैसे उसकी जान गई, इसे लेकर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। तो बिहार में भी उसकी मुसीबत कम नहीं हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारा बीजेपी की मुसीबत बन गया है, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार फिर सख्त तेवर अपना लिए हैं और संकेत दिए हैं कि वो 2020 वाला खेल भी कर सकते हैं।
Your whiteboarding app is boxing you in. आपकी तारीखों के ऐलान में बस चंद दिनों का वक्त बाकी है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी लगातार बनी हुई है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान से एनडीए के भीतर हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी यह तय नहीं किया है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से सीट बंटवारे पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, पहले ये साफ होना जरूरी है कि कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। जब ये स्थिति स्पष्ट होगी तभी ये तय किया जाएगा कि मैं स्वयं चुनाव मैदान में उतरूंगा या नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान का ये बयान सिर्फ उनकी निजी उम्मीदवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गठबंधन की राजनीति में उनकी पार्टी के महत्व को दर्शाने का एक बड़ा दांव है। उनका ये रुख साफ संकेत देता है कि अगर एनडीए के भीतर उन्हें पर्याप्त और सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरे रास्ते का मतलब या तो अकेले चुनाव मैदान में उतरना हो सकता है, जैसा कि उन्होंने 2020 के चुनाव में किया था, या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वैसे चिराग के लिए अब कोई भी फैसला लेना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव का ऐलान एक हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चिराग के सख्त तेवर क्या एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए हैं, या फिर वो कोई अलग रास्ता अपनाने का प्लान तैयार कर चुके हैं। चिराग ने बीजेपी को चिंता में डाल रखा है, तो लद्दाख की स्थिति के चलते पूरा देश ही चिंता में दिख रहा है। लद्दाख में केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद से ही हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। केंद्र के खिलाफ यहाँ के तमाम संगठनों ने अपना रुख सख्त कर लिया है। तो कैसे लद्दाख मामले में मुश्किल में फंसी मोदी सरकार, देखेंगे रिपोर्ट। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद अब हालात में सुधार आता दिखाई दे रहा है। लेह में कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लद्दाख में 3 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आपको याद होगा, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 24 सितंबर को लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस घटना के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया गया और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर सरकार के साथ ही मीडिया पर लद्दाख की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि लद्दाख के बीजेपी नेता ताशी ग्याल्सन ने भी लद्दाख में हुई हिंसा के बाद नेशनल मीडिया की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर एनएसए के तहत मुकदमा चलाने और लद्दाख के लोगों को देशद्रोही कहे जाने पर कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने बीजेपी नेता ताशी ग्याल्सन का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। वीडियो के साथ ही उन्होंने लिखा कि ये बीजेपी नेता ताशी ग्याल्सन है। इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लद्दाख से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। इनके अनुसार नेशनल मीडिया टीआरपी के लिए लद्दाख की जनता को देशद्रोही बता रही है। ये शर्मनाक है और ऐसे चैनलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीवी श्रीनिवास ने ताशी ग्याल्सन का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें बीजेपी नेता कह रहे हैं कि देश जब भी कठिन परिस्थितियों में रहा है, तब लद्दाख के लोग मदद के लिए आगे निकल कर आए हैं। आर्मी का सहयोग बन के लोगों ने काम किया है। युद्ध के समय में दवा और खाना पहुंचाने का काम किया है। अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ लोगों ने मदद की है और उन्हीं लोगों को कुछ नेशनल मीडिया अपनी टीआरपी के लिए देशद्रोही बता रही है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये शर्मनाक है। बीजेपी नेता के बयान में मीडिया की आलोचना के साथ साथ केंद्र सरकार की आलोचना भी शामिल है, जिसके चलते लद्दाख हिंसा के मामले में बीजेपी दो तरफा घिर गई है। लद्दाख में हालात तनावपूर्ण है, सरकार मुश्किल में है, लेकिन एक मोर्चे में जरूर राहत की खबर आई है। लेकिन ये राहत भी चंद लोगों के लिए ही है। खबर आ रही है कि देश में अमीरों की संख्या और बढ़ गई है। वैसे संख्या गरीबों की भी कम नहीं हो रही है, बल्कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो देश में अब कितने हो गए हैं अमीर, देखिए रिपोर्ट। भारत के अरबपतियों की दुनिया में इस बार एक बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल M3M हुरून इंडिया ने 1 अक्टूबर को भारत की सबसे अमीर हस्तियों की रिच लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में देश के टॉप धन कुबेरों और नए बिजनेसमैन को शामिल किया गया है। सूची में इस साल भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर देश के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी कुल नेटवर्थ अब 9.55 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। इस तरह उन्होंने गौतम अडानी और उनके परिवार को पछाड़ते हुए फिर से इंडिया के रिचेस्ट का ताज अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस बार लिस्ट में किंग खान ने अपना नाम दर्ज करवाकर सभी को हैरान कर दिया है। बता दें कि शाहरुख खान पहली बार बिलियनियर्स क्लब में शामिल हुए हैं।
वहीं मिली जानकारी के मुताबिक देश में अमीरों का आंकड़ा बीते 13 साल में 6 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल किए गए अरबपतियों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो भारत के जीडीपी का लगभग आधा है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के अलावा लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा को रखा गया है, जिनकी संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपए है। बता दें कि वो इस सूची में अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अरबपति बन गई हैं और पहली बार टॉप 3 में एंट्री लेते हुए भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में उन्होंने इतिहास रच दिया है। अमीरों की 2025 की लिस्ट में परप्लेक्सिटी के फाउंडर 31 साल के अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। इसके अलावा जिस अरबपति की दौलत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो नीरज बजाज एंड फैमिली है। 69,875 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ इनकी नेटवर्थ अब 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में इस बार भी मुंबई ही टॉप पर है, जहां पर देश के 451 सबसे धनी व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद नई दिल्ली में 223 और बेंगलुरु 116 अमीरों के साथ लिस्ट में है। अगर बिजनेस सेक्टर्स की बात करें तो हुरून के मुताबिक फार्मास्यूटिकल्स 137 अमीरों के साथ पहले पायदान पर है, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और केमिकल सेक्टर से जुड़े अमीरों की तादाद क्रमशः 132 और 125 रही है। इसके अलावा लिस्ट में एक बार फिर से महिलाओं और सेल्फ मेड उद्यमियों ने अपना दमखम दिखाया है। ये लिस्ट महिला उद्यमियों की बढ़ती उपस्थिति को भी दर्शाती है, जिसमें 2025 तक 101 महिलाएं शामिल हैं और इनमें 26 अरबपति हैं। वहीं इसमें शामिल 74% नए अमीरों ने जीरो से शुरू करने के बाद सबसे अमीरों में जगह हासिल की है। सेल्फ मेड अमीरों की तादाद इस बार 66% रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी सरकार ने एक और प्रयोग किया है। वो करती क्या है कि एक प्रयोग जब उसका सफल हो जाता है तो दूसरी बार में उसको पूरी तरह से पूरे देश में वो लागू कर देती है। इस बार आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उसने एक सिक्का जारी किया है, जिसमें एक तरफ अशोक चक्र बना हुआ है तो दूसरी तरफ आरएसएस दिखाई गई है। अब देखना यह है कि बापू की तस्वीर कब भारतीय नोटों के ऊपर से रवाना कर दी जाएगी।